दोस्त ये हम लोग उजाला बैच लाए हैं और इसके माध्यम से जो जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 12th में पढ़ते हैं, जिनको डर लग रहा है कि इस बार हमको फेल हो जाएंगे, पास होने के लिए कोई उपाय, तो देखिए हम आपके लिए लाए हैं ये उजाला बैच। इसमें जितना भी वीडियो रहेगा आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि आपका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए, आपको हम इस बैच में जितना पढ़ा देंगे आप उसको पढ़ लीजिएगा ना, आपका 350 प्लस नंबर आएगा। लिख के लीजिए मेरे से, 350 प्लस नंबर। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा प्रतिदिन, तब कैसे भी करके आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम ब्रिलियंट कोचर बैंक से शुरू करते हैं। आपको पता है ब्रिलियंट कोचर बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप नए हैं और आपको हम समझा देना चाहते हैं, आज पहला क्लास है इसीलिए देखिए हम समझा रहे हैं कि देखिए ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर वर्ड्स लिखा है और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है, और देखिए ये सब लिखा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि वर्ष, यहाँ पर वर्ष लिखा है ना, देखिए यहाँ पर वर्ष लिखा है ना यहाँ पर, और ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है, और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। और ये आपका वर्ष है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो 2013 लिखा है ना, 1 नंबरिया प्रश्न जो है, जो 1 नंबर का आता है, वह चैप्टर 1 से जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इस चैप्टर से 2013 में 3 गो प्रश्न पूछा है 1 नंबर में, ठीक। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो इस चैप्टर से 2 गो क्वेश्चन पूछा है, और 5 नंबर की बात करें तो इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है, 2 गो। वैसे ही दोस्त ये आपके सामने लाइन से लिखा हुआ है, ये देखिए 2025 में हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो ये उसको हम लिखे हैं, ठीक है ना। ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है 2025 का है, ठीक। तो 25 में एग्जाम हम दे के आए तो ये लिखे हैं, देखिए 2025 में इस चैप्टर से, चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता से कौ गो प्रश्न पूछा था, 9 गो प्रश्न पूछा था। कितना पूछा था, 9 गो। और जो 2 नंबर का प्रश्न है इससे कितना पूछा था, 2 गो पूछा था, और 5 नंबर वाला 1 गो पूछा था, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1, ये हम आपको सब प्रोवाइड करवा देंगे, आप इसको खाली पढ़ लीजिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब हम आपको कभी नहीं बताएंगे, ये आपका डे 1 था इसलिए बता दिए हैं, ठीक है ना। देखिए आपके सामने समरी तर्थ में चलते हैं। समरी तर्थ ये है ना कि उस चैप्टर का निचोड़ दे देता है, मेन पॉइंट। बोला पहला पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, काहे कि ये जो सभ्यता थी, यह सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी, ठीक है ना। और ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नदी के किनारे बसता, उस नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी। कोई भी सभ्यता थी वह नदी के किनारे ही बसती थी, क्योंकि उसको रहने के लिए देखिए जगह मिल जाता था। उसके बाद से इसको खाना बनाने के लिए उस नदी से व्यवस्था हो जाता था, और साथ में खेती करने के लिए पानी से सिंचाई भी हो जाता था नदी से, और उसको आने जाने के लिए उस रास्ते से उस नदी के द्वारा आगमन भी होता था। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस सभ्यता का कार्यकाल 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन आपके बुक में 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व दिया है, तो आप 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व मारिएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता कैसी थी, आदि ऐतिहासिक कालीन और कांस्य युगीन सभ्यता थी, दोनों थी। देखिए आदि ऐतिहासिक कालीन उस सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल में उस काल को रखते हैं जिस काल में लोग लिखते थे, लेकिन हमको नहीं पता है, उनकी लिखावट को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट कर है कि इनकी प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो खुदाई 1921 और 22 ईस्वी में राकल दास बनर्जी एवं दयाराम शाही ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के अगर प्रमुख नगरों में बात करें तो 2 है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा है इसका खुदाई कब हुआ था, 1921 में हुआ था, और मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुआ था, तो 1922 में। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी, और मोहनजोदड़ो की दयाराम शाही ने, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, ये जो होल्ड ऑन, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा, इसके उत्खनन किसने किया था, दयाराम शाही ने किया था। अब मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है ना। 1921 में किसने किया था, 1921 में किसका हुआ था, तो हड़प्पा का, और इसका किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो का हुआ था 1922 में, इसका किसने किया था, दयाराम शाही ने। हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी,
यहाँ पर मिस्टेक हो गया है पॉइंट से, याद रखिए, ये लिख लीजिए। ये जो है ना हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, ठीक है ना। इसे पॉइंट में लिख दिया है गलती से, इधर से तो लिख दिया, लाइन से नहीं लिखा है, कोई दिक्कत ना। हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। देखिए इनके प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 और 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा ये तक बताई दी है। करेक्ट। इस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत में नगर अवशेष, मुद्राएं, मृणमूर्तियाँ, खिलौने, अनाज के दाने, अस्थि अवशेष आदि प्राप्त हुए। ये जो सभ्यता है जब इसकी खुदाई की जा रही थी तो देखिए क्या क्या मिला है। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या मिला है? नगर अवशेष, यानी जो लोग घर बनाए थे उस घर का चित्र मिला है, ठीक है ना। चित्र कहने का मतलब ये है उस जो घर बनाए थे लोग, तो वो घर अभी भी था और अभी भी है, ठीक है ना। तो वो मिला है। उसके बाद मुद्राएं, पैसा वैसा मिला है। उसके बाद मृण मूर्तियाँ मिली है, फिर खिलौना मिला है, अनाज के दाने मिला है, और अस्थि मिस का हड्डी, ये सब क्या मिला है? ये सब चीज़ें मिली हुई है जब इसका खुदाई किया जा रहा था। तो इसकी मुख्य विशेषता नगरों की बनावट, जल निकासी प्रबंध, आनागार एवं बृहत स्नानागार है। जो ये सभ्यता है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसके जो नगर है ना इसके बनावट अच्छा है, और उसके बाद जो इसका देखिए नगर और जल निकासी की प्रणाली जो है ना ये सब इसमें मुख्य है। कहने का मतलब ये ना, जब जैसे आज के डेट में जो नली है ना उतने अच्छा तरीका से नहीं बनाया जाता है, लेकिन उस समय नली इतना अच्छा से बनाया गया था ना कि कभी भी पानी नहीं लगेगा, ठीक है ना। और एक अनागार भी बनाया गया था अनाज रखने के लिए। जैसे आपका गोलघर है पटना का, उसमें अनाज रखा था ना, कोटा वाला जिसको आप बोलते हैं, तो वैसे ये लोग भी अनागार बनाए थे। किसके लिए? तो अनाज रखने के लिए। ये आपका मुख्य पॉइंट था, ठीक है ना। और ये देखिए ये हम इसको काहे कट किए हैं, अब बोलिए काहे कट किए हैं। देखिए ये जो है ना ये कब का है? तो 2009 में पूछ रहा था ऐसा सवाल, ठीक है ना। मतलब ऐसे कथन कब पूछ रहा था? 2009 में पूछ रहा था। तब हम लोग एग्जाम 10 साल बाद दे रहे हैं, 10-12 साल बाद दे रहे हैं, तो ये पूछता नहीं है, तो सिर्फ तो हम इसको काट दिए। जो पूछता है वही पूछेंगे, ठीक है ना। ये देने से कोई फ़ायदा ना होगा। तो प्रश्न नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हमारा आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। 4 नंबर कह रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल का स्थित है? हमारा आंसर क्या होगा? गुजरात में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। 6 नंबर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? कांस्य युग। 7 नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा आंसर होगा रावी। 8 नंबर बोला है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? हमारा आंसर क्या होगा? राखल दास बनर्जी। 9 नंबर प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? साथियों हमारा आंसर होगा मृतकों का टीला। 10 नंबर हड़प्पा का उत्खनन किया था? आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी ने किया था। 11 नंबर प्रश्न बोला कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हमारा आंसर क्या होगा? लोहा का। 12वां प्रश्न बोला कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? साहित्य। 13 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हमारे आंसर का विजयनगर, ठीक है ना। ये जो विजयनगर है दक्षिण भारत में है। 14 नंबर प्रश्न बोला है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? हमारे आंसर क्या होगा? 1921 में। 15 नंबर बोल रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है? हमारे आंसर होगा गुजरात में। 16 नंबर प्रश्न बोला है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? साथियों हमारे आंसर होगा सिंधी। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? हमारे आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 18वां प्रश्न बोला कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर क्या होगा? भोगवा। 19 नंबर बोला कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हमारा आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपका चैप्टर 1 का है, ठीक है ना। प्रश्न 20 नंबर बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारे आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। 21 नंबर प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो हमारे आंसर क्या होगा? राखल दास बनर्जी ने। 22 नंबर प्रश्न बोला कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हमारे आंसर क्या होगा? हमारा राजस्थान। 23 नंबर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता
में गोदी कहाँ से मिला है, तो हमारे आंसर क्या होगा, लोथल से मिला है। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। साथियों हमारे आंसर क्या होगा, शिव। 25 नंबर बोला घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हमारे आंसर होगा सूतकोतड़ा से मिले हैं। ये चैप्टर 1 रहा, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल में आपके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ना तब आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में, आपसे पता चल जाएगा हाँ चलो हो रहा है। नहीं तो आप सब्जेक्टिव का तो ढेर समय लगेगा। और ऑब्जेक्टिव पहले खत्म कर लेते हैं ब्रिलियंट का, फिर आपको टारगेट के लेके आएंगे, फिर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। ये भी देख लीजिए चैप्टर 2 है। पहला पॉइंट बोला है कि मौर्य वंश का संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न बोल रहा है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था, यह बौद्ध धर्मावलंबी था। मौर्य वंश से इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो अशोक था, ठीक है ना। ये कौन था, ये बाद में क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न बोला है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुए, यानी भारत के अलग अलग जगहों से जो अशोक के समय का अभिलेख था, जो अशोक लिखाया था, वो सब मिला हुआ है। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। यह मौर्य वंश से, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। अच्छा, इस मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वही इसकी वंश का स्थापना किया था। कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत एक कैलेंडर है, ठीक है ना। ये जो कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे पहला शासक कौन था, कनिष्क था। ये क्या किया था, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, यह एक कैलेंडर था। अगला पॉइंट बोल रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक शासक श्रीगुप्त था, ठीक है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। अगला पॉइंट बोला है कि इस वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि कई शासक हुए। देखिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी का नाम क्या था, विक्रमादित्य, ठीक है ना। तो गुप्त वंश में के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शासक की अगर हम बात करें तो कौन कौन था, समुद्रगुप्त था, और चंद्रगुप्त द्वितीय था, और एक स्कंदगुप्त था, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, देखिए लिखवे किया है। अगला पॉइंट बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते। देखिए ध्यान से, ये अकबर जो है ना, आधुनिक भारत में अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक भारत में अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका नाम था, तो आपको हम पिछले अभी बताए हैं, विक्रमादित्य का, ठीक है ना। किसका नाम था, विक्रमादित्य का। अगला पॉइंट बोला है कि स्कंदगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी में से हमें भारत में पहली बार सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य मिला है। जो ये स्कंदगुप्त है, इसके एरण अभिलेख में 510 ईस्वी से ही हमें भारत में पहली बार सती प्रथा का अभिलेख मिला है। अब हम इसका करवाते हैं। करेंगे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मैं आंसर करूँगा मगध। अगला पंच बोला है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आंसर होगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 3 नंबर बोला है कि वजिश को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, हमारा आंसर होगा गणतंत्र। 4 नंबर बोल रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, साथियों आंसर होगा समुद्रगुप्त। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, आंसर होगा 78 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, हमारा आंसर होगा अशोक। 7 नंबर प्रश्न बोला है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, साथियों हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त।
8 में बोला कि मेगास्थनीज कौन था? साथियों हमारे आंसर का होगा राजदूत था। 9 प्रश्न बोला गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हमारे आंसर का होगा फाहियान। 10 नंबर बोला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? साथियों हमारे आंसर का कौटिल्य। 11वां प्रश्न बोला कि प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने किया था? तो हमारे आंसर का होगा हरिसेन। 12वां प्रश्न बोला कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, ठीक है ना। 13वां प्रश्न बोले भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों हमारे आंसर का होगा गुप्त काल होगा। 14वां प्रश्न बोला कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हमारे आंसर होगा नेपोलियन। 15वां प्रश्न बोला कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? साथियों आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। 16वां प्रश्न बोला कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हमारे आंसर होगा उदयन या उदयभद्र। 17वां प्रश्न बोला कि मुद्राक्षस किसकी रचना थी? साथियों हमारे आंसर होगा विशाखा दत्त की। 18वां प्रश्न बोला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? हमारे आंसर होगा गंगा, सोन और पुनपुन। 19वां प्रश्न बोला कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? साथियों हमारे आंसर होगा कल्हड़ होगा। 20वां प्रश्न बोला कि अशोक किस वंश का शासक था? हमारे आंसर होगा मौर्य वंश का शासक था। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? साथियों हमारे आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय था। 22 नंबर बोला है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? हमारे आंसर होगा 16। 23 नंबर बोला है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों आंसर होगा बिम्बिसार। 24 नंबर बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? साथियों आंसर होगा 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। अच्छा अभी आप पढ़े ना कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आंसर क्या होगा बिम्बिसार। लेकिन याद रखिए सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थी कौन था? तो वो क्या था? मगध साम्राज्य था। कौन था? मगध साम्राज्य। 25 नंबर बोला कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? साथियों हमारे आंसर होगा बौद्ध धर्म। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। 26 नंबर बोला कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो आंसर का होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 27 नंबर बोला कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? आंसर का होगा हमारा मेगास्थनीज। 28वां प्रश्न बोला कि अशोक का संबंध किस वंश से है? हमारा आंसर होगा मौर्य वंश से। 29 नंबर बोला कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? साथियों आंसर का होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 30 नंबर बोला कि प्रयाग प्रसिद्ध का संबंध किस गुप्त शासक से है? हमारा आंसर का होगा समुद्रगुप्त। 31 नंबर प्रश्न बोला किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? साथियों आंसर का होगा हमारा अशोक। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी, यानी सबसे प्रिय है। 32 नंबर बोला कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हमारे आंसर का होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 33 नंबर बोला धर्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? हमारे आंसर होगा अशोक। 34 नंबर बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो साथियों आंसर होगा अशोक। 35 नंबर बोले कि महाभाष्य के लेखक कौन है? हमारे आंसर होगा पतंजलि है। ये रहा आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 में बात कर रहा है, कह रहा है कि महाभारत प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास जानने का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। यह संस्कृत में, ये जो महाभारत है ना, ये मतलब कि जो प्राचीन भारतीय सामाजिक मतलब जो महाभारत है प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ था, समाज में कैसा हुआ था, मतलब क्या क्या हुआ था समाज का मतलब ये है कि देखिए ये जो द्रौपदी चिरहरण हुआ था तो उस समय का उसी समय का ही है, ठीक है ना। तो उस समाज में क्या हुआ था, कैसे पता चला कि द्रौपदी चिरहरण हुआ था? तो कैसे पता चला? तो महाभारत में लिखा गया था, ठीक है ना। तो उस समय के समाज के बारे में हमको जानने को मिलता है और संस्कृति के बारे में। ये जो है ना संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला पॉइंट बोला है कि इस ग्रंथ में कौरव एवं पांडव का वाच्य राजनीतिक संघर्ष की कहानी है। कौरव और पांडव के बीच के राजनीतिक संघर्ष कहानी, यानी कौरव और पांडव दो भाई थे, ठीक है ना। और ये जो है उन दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट बोला कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म की प्रधानता समझाते हुए गीता का उपदेश दिया गया, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। देखिए
कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो ये कुरुक्षेत्र है ना, ये हरियाणा में, ठीक है ना, तो हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र के बीच बीच उसने क्या किया था, कृष्ण भगवान ने क्या किया था, अर्जुन को ज्ञान दिया था, जिसको कहा गया श्रीमद् भागवत गीता। गंगापुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगापुत्र भीष्म को क्या था, इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त था। किसने दिया था, तो उनके पिता शांतनु ने दिया था। वो क्यों दिए थे, क्योंकि वो अपने पिता का दूसरा शादी करवाए थे सत्यवती से, जो कि उस मलाह की बेटी थी उसके, और जो उसका जो सत्यवती का पिता था ना, शर्त रख दिया था कि आजीवन तुम शादी नहीं करोगे, जिसके चलते इसने प्रण लिया भीष्म कि हम आजीवन शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। वहीं पर लोग इस निर्णय के चलते, इस कठिन निर्णय के चलते लोग इनको भीष्म कहने लगे, ठीक है ना। और राजा शांतनु जो थे इनको बोल दिए कि तुम अति अमर हो, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक नहीं मरोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो किसने दिया था उनको आशीर्वाद, शांतनु, उनके पिताजी। हम आपको कहानी छोटा में समझा है ताकि समय नहीं ज़्यादा लगेगा। अगला प्रश्न है, महाभारत में अन्याय अत्याचार आदि का समाप्त करने के लिए ईश्वरीय अवतार की परिकल्पना की गई। कह रहा है कि महाभारत जो है ना, उसमें इस बुक में ना ईश्वरीय अवतार की कल्पना की है, क्योंकि जो उस समय का समाज था, उस समाज में पूरी तरह से बिगड़ गया था। अगर बात करें तो इसमें किया गया है ना कि जो ईश्वर थे अवतार लिए थे। यह ग्रंथ हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। अब इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बोले कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो हमारा आंसर का होगा 18 दिन तक। अगला प्रश्न बोला है कि महाभारत की रचना किसने किया था, आंसर का हमारा वेद व्यास। तीनवा प्रश्न बोला है कि महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो साथियों आंसर का हमारा भीष्म। 4 नंबर बोला है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, हमारा आंसर होगा पांडव। 5 नंबर प्रश्न बोला है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, साथियों इनमें से सभी, 5 पांडव की पत्नी थी, ठीक है ना, तो इनमें से सभी होगा। 6 नंबर प्रश्न बोला है कि पुराणों की संख्या कितनी है, साथियों हमारे आंसर होगा 18। 7 नंबर प्रश्न बोला है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो आंसर का होगा हमारा 4। 8 नंबर प्रश्न बोलेगा अश्वमेध योग का आयोजन क्यों किया जाता था, तो शाही संप्रभुता के लिए। अश्वमेध यज्ञ जो है ना, ये इसमें देखिए कोई भी राजा था ना, वो अपना क्या करता था, घोड़ा छोड़ देता था, और उसे घोड़ा को जो रोक लेता था ना, अब वो जाकर उसे यूज करता था, जीत जाता था, तो इसका मतलब कि ये जो है उसका क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अश्वमेध यज्ञ यही था। 9 प्रश्न बोला है कि मनुस्मृति में, बोला 9 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, हमारे आंसर का होगा 8। 10 नंबर बोला कि वेदों की संख्या कितनी है, आंसर होगा 4। 11 नंबर बोला कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो हमारे आंसर का होगा संस्कृत। 12 नंबर बोला कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर का मनुस्मृति। 13 नंबर बोला कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में सभी हो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ये 4 चैप्टर है हमारा। चैप्टर 4 देखते हैं। इसका समरी तथ्य कह रहा है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होता है, ठीक है ना। 6ठी शताब्दी, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होता है। कब होता है जैन और बौद्ध धर्म का उदय, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। जैन धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक ऋषभदेव थे, इन्हें पहला तीर्थकर भी कहा जाता है। अच्छा, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे कहा जाए, तो ऋषभदेव के, और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए थे, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न बोला जैन धर्म अंतिम एवं 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर हुए, महावीर स्वामी हुए थे। कौन से नहीं होता, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो साथियों माहवीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न बोला कि दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 समुदायों में जैन धर्म में विभक्त हो गए थे। दिगंबर और श्वेतांबर जो जैन धर्म है ना, यह 2 भागों में बट गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, और इनका जन्म कब हुआ था,
563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। अगला पॉइंट बोला कि बौद्ध धर्म हिनायन एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हुआ। जिस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर हुआ था जैन धर्म, उसी तरह से ये बौद्ध धर्म जो है ना हिनायन और महायान दो संप्रदाय में विभक्त, यानी दो गुटों में विभक्त हो गया, एक हिनायन एक महायान। बौद्ध धर्म में ज्ञान के 3 पिटारा को त्रिपिटक कहा जाए। इनमें 3 पिटक क्या कहता है? त्रिपिटक। देखिए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला पॉइंट बोला कि राजकीय संरक्षण एवं लोकसभा प्रकृति में उपदेश के कारण बौद्ध धर्म का विकास काफी हुआ है। देखिए, बौद्ध धर्म का विकास जानते हैं क्यों इतना हो गया है? कैसे जो ये भाषा बोले थे ना बौद्ध धर्म के लोग, चाहे जिस भाषा में ये अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे, तो वह प्राकृतिक भाषा में प्रचार करते, जिसके चलते बहुत से लोगों को प्राकृतिक भाषा आती थी, जिसके चलते बहुत लोग इस भाषा को इनके ध्यान को समझ पाए। अगला पॉइंट बोले गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताए थे। लोगों को अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? गौतम बुद्ध ने बताया था। क्यों बताया था? कि लोगों को संसार के दुखों से दूर होने के लिए। प्रश्न कर रहे हैं कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? हमारे से होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न बोल रहा है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? सातवें आंसर का होगा कनिष्क। अगला प्रश्न बोला कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है हमारे आंसर का बौद्ध धर्म से। 4 नंबर बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो हमारे आंसर का ब्रह्मचर्य ने जोड़ा था। 5 नंबर बोला कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? साथियों, पाटलिपुत्र में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न बोला कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो हमारे आंसर का होगा महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। 7 नंबर बोला कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? साथियों, आंसर होगा कनिष्क। 8 नंबर बोला कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? साथियों, आंसर होगा राजगीर। 9 नंबर बोला कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हमारे आंसर का बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न बोला कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, आंसर होगा लुम्बिनी में। 11वां प्रश्न बोला कि स्तूप संबंधित है, आंसर होगा बौद्ध धर्म से। 12वां प्रश्न बोला कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, आंसर होगा कुंडलवन वैशाली में। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? साथियों, हमारे आंसर का होगा अशोक। अगला प्रश्न बोला कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? हमारे आंसर होगा जैन धर्म और हित होगा जैन धर्म। 15वां प्रश्न महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? साथियों, 540 ईसा पूर्व में, और गौतम बुद्ध को 563 ईसा पूर्व में। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर का होगा रायसेन होगा। अगला प्रश्न बोला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साथियों, आंसर का बोध गया। 18वां प्रश्न बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर का हमारा सिद्धार्थ। 9वां प्रश्न बोल रहा है 19 नंबर की गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? साथियों, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 20 नंबर बोल रहा है कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? आंसर का हमारा त्रिशला था। चैप्टर 4 तक हो गया आपका, चैप्टर 5 से करना है।